नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सबसे पहली नजर अब तक की 4 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी की अपील पर 13 दिन पहले कुंभ खत्म हो चुका है और आज यूपीएससी आयोजित कर रहा है एनडीए की परीक्षा। इधर छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अफसर शामिल हुए। मोदी ने कहा कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होना होगा ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। पीएम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। मोदी ने पहले से मंजूर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने में तेजी लाने के लिए देश में उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने अहम बैठक ली है अफसरों के साथ। उनकी बैठक जिसमें स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा एक्टिव होने की बात उन्होंने कही है और ये लाजमी इसलिए है कि स्थानीय प्रशासन अगर एक्टिव होकर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। स्थानीय प्रशासन अगर एक्टिव होता है और स्थानीय प्रशासन अपने इलाके में स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए हर वो उपाय करता है तो धीरे धीरे करके ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। इसलिए अलग अलग जिलों में जिलाधीशों को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 16,083 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 5,132,495 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 5,738 मरीजों की मौत कोरोना काल में हुई है। 9,079 मरीज एक ही दिन में डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,96,357 मरीज स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,30,400 है। रायपुर में 3,603 केसेस मिले हैं। दुर्ग में 1,887 नए मामले सामने आए। बिलासपुर में 1,306, कोरबा में 1,064 नए संक्रमण के केसेस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत 11 जिलों में लगे लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि इस दौरान कुछ राहतें दी गई हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्ट्रीट वेंडर्स ठेले के माध्यम से गली मोहल्लों में घूम घूम कर फल, सब्जी और कुछ राशन सामग्री बेच सकेंगे। हालांकि इन चीजों की किसी भी प्रकार की स्थायी दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी राशन की दुकानें टोकन सिस्टम से खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान बाकी की शर्तें यथावत रखी गई हैं। इधर दुर्ग, राजनांदगांव, जशपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, पेंड्रा और सूरजपुर जिले में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जबकि रायगढ़ और कोरबा में 27 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस दौरान रायपुर की तरह यहाँ भी लॉकडाउन में कुछ राहत मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर्स फल, सब्जी और राशन की बिक्री कर सकेंगे। इधर चैंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमर परवानी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही बताया, लेकिन उन्होंने नए नियमों को लेकर यह भी कहा कि फल, सब्जी, अनाज की डोर टू डोर बिक्री की छूट के लिए जरूरी है कि थोक मंडी को भी छूट मिले, क्योंकि मंडियों के बंद होने से स्ट्रीट वेंडर कहां से सामान लाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंडियों को उसमें जोड़ना चाहिए था, ताकि जो मंडियों में 19 तारीख से खुलना था, उनके गाड़ियां रास्ते में हैं, गाड़ी पहुंचेगी उनकी, तो उनको एक्सपर्टाइज है इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और हम लोग चाह रहे थे कि प्रशासन उसको चार्ज ले ले पूरा। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। बीते 24 घंटे में 11,269 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 3,95,832 संक्रमण के मामले सामने आए। एमपी में पिछले 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 4,491 मरीजों की मौत हो चुकी है और एमपी में कल 6,497 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 3,27,452 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,889 है। भोपाल में बीते 24 घंटे में 1,669 और इंदौर में 1,656 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 1,024 और जबलपुर में 787 नए मरीज सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में इंदौर से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं।
ग्वालियर से भी लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। भोपाल में 19 अप्रैल तक लगे कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया है, जबकि इंदौर में 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 5 दिनों के लिए और खरगोन दतिया में 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो एक हफ्ते के लिए बढ़े कोरोना कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी होते ही प्रशासन की सख्ती भी बढ़ गई है। पुराने शहर में बैरिकेड लगाकर सड़कों के साथ गलियों तक को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने पर 60 लोगों पर धारा 144 की कार्रवाई की गई। बीते 20 मार्च से अब तक पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले करीब 9,524 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 9.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। जारी आदेश में बताया गया है कि अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर अन्य सभी दफ्तर बंद रहेंगे। किराना दुकानदार और सब्जी व्यापारी सप्ताह में 3 दिन होम डिलीवरी करेंगे। इसके लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का समय निर्धारित किया गया है। इंदौर में लगे कोरोना कर्फ्यू को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इंदौर में 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 5 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सदस्यों ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर सहमति दी है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोरोना पॉजिटिव रेट स्थिर है, जो अच्छी बात है। इस रफ्तार को स्थिर बनाए रखना और दूसरी व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए अभी भी कोरोना कर्फ्यू की जरूरत है, लिहाजा कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की है। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश भर में एनडीए की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 2 और दूसरी दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी। 5 घंटे की परीक्षा में मैथ से 300 अंक और जनरल एबिलिटी से 600 अंकों के प्रश्न आएंगे। दोनों सेक्शन 2.5 घंटे के होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इसी बीच लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में रायपुर से विनय वर्मा और भोपाल से नीलम जुड़ गई हैं। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। विनय, 11 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ के। किस तरीके का सुधार देखा गया या क्या स्थिति में कोई नियंत्रण वाली बात सामने आई है पिछले जितने भी दिनों तक लॉकडाउन लगा था? देखिए, 11 जिलों में फिर से वापस से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ साथ 25 जिलों में छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन रहेगा और संक्रमण की जो दर है रफ्तार कम करने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच देखा गया कि 1 सप्ताह बाद भी रफ्तार कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कल रिकॉर्ड 16,000 के पास पूरे छत्तीसगढ़ में आंकड़ा है। ये एक अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है स्वास्थ्य विभाग के लिए और साधारण नागरिकों के लिए भी। इस बीच कल जो आदेश आया इसमें यह कहा गया है कि जो सब्जी दुकान है और फल दुकान है और किराना दुकान है, इनको राहत दी गई है और होम डिलीवरी की सुविधा इसमें रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी आदेश जारी है, ये 18 तारीख के बाद का है, लेकिन लोग अभी से कल से ही, ये जब से मुख्यमंत्री का निर्देश आया है उसके बाद से ही लोग बाजारों में निकल गए हैं, दुकानें खुलने लगी हैं। इस पर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। इस बीच जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा एक बार फिर से गिर गया है और 4 लाख से कल लगभग चौथाई आ गया है और 1 लाख से कुछ ज़्यादा जो टीकाकरण है वो कल छत्तीसगढ़ में हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि टीके के लिए और डिमांड की गई है और आज कुछ और टीका आ सकता है। लेकिन इस बीच ये तमाम जो चिंता का विषय है, टीकाकरण का गिरना, जो कोरोना के जो संक्रमण की रफ्तार और तेजी से बढ़ना और जो दुकानें खुलने के बाद में लोगों का बाजार में आना, ये अपने आप में चिंता का विषय दिखा रहा है। और आंकड़े और भी जो संभावना है, आशंका है, वो आंकड़े और भी तेजी से बढ़ सकते हैं अगर लोग इस पे जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते तो। बिल्कुल, और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, इसलिए भी कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो प्रशासन कर रहा है। नीलम के पास ले चलते हैं। नीलम, भोपाल में भी कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, क्या स्थिति आप देख पा रही है? पहले से ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है?
जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे उसे देखते हुए 26 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पिछली बार कई लापरवाहियां देखने को मिली थी, इसलिए जिला प्रशासन ने इस बार तय किया गया है कि इस बार जो है सख्ती ज्यादा रहेगी। होम डिलीवरी के लिए 3 दिन ही जो है किराना और सब्जी वाले होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी बेवजह आते जाते दिखाई देंगे उन पर सख्त से सख्त चालानी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसे जिला प्रशासन ने जो है आदेश जारी किए हैं। कुछ गिने चुने संस्थानों के अलावा सभी संस्थान जो है बंद रहेंगे। इसके अलावा जगह जगह पर बैरिगेटिंग की गई है और लगातार सुबह से पुलिस प्रशासन की टीम जो है कई चौक चौराहों पर मौजूद है, ताकि जो आवाजाही है उस पर जो आवाजाही है उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे कि दूध है उसके लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय रखा गया है। इसके अलावा बाकी सारी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर के सभी सेवाएं जो है बंद रहेंगी। चूंकि आज यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी होने जा रही है, जिसके लिए खास तौर पर जिला प्रशासन ने इंतजामात किए गए हैं। करीब 43 केंद्रों पर आज 15,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए बीसीएलएल की जो है खास तौर पर बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और कुछ सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं, क्योंकि कई परीक्षार्थी जो है शहर के बाहर से भी आकर परीक्षा केंद्रों में शामिल होंगे, इसलिए उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए खास तौर पर ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। और ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी यूपीएससी के सेंटर है वहां पर पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा सके। आज सुबह से ही जो है लगातार पुलिस प्रशासन दोनों ही कोरोना कर्फ्यू और यूपीएससी परीक्षाओं के जो भी इंतजाम है उनको देखने में लगा हुआ है। और लगातार इस बारे में कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उनको कम से कम करने नियंत्रण किया जा सके, और लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। और इस बार का जो कोरोना कर्फ्यू होगा वो सख्त से ज्यादा सख्ती से किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नीलम और विनय। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है। आप सभी से अपील हम कर रहे हैं कि आप गाइडलाइन का पालन कीजिए ताकि एक संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हौसला बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। एक तस्वीर सामने आई है इंदौर से जो राहत देने वाली है। ऑक्सीजन का टैंकर इंदौर पहुंचा और स्वागत किया गया। रिलायंस रिफाइनरी जामनगर गुजरात से टैंकर आया। 7 टन ऑक्सीजन की पहली खेप इंदौर आई है। धार रोड पर चंदननगर पर लोगों ने ऑक्सीजन टैंकर का स्वागत किया। तस्वीरें इंदौर से आपको दिखा रहे हैं। देर रात जब ये टैंकर पहुंचा तो लोगों ने स्वागत किया। इस वक्त ऑक्सीजन बहुत जरूरी है उन मरीजों को जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है और जो कोरोना की जंग में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे। कई ऐसी व्यवस्थाएं जो आपात स्थिति में होती हैं उस पर बेहतर करने की कोशिश लगातार सरकारें और मेडिकल अमला कर रहा है। इस बीच संसाधनों को जुटाने की कोशिश भी लगातार जारी है। ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा। रिलायंस रिफाइनरी जामनगर से गुजरात से ये टैंकर आया है, जिसके बाद लोगों ने स्वागत किया। अब आपूर्ति इंदौर से ऑक्सीजन की सहज रूप से हो सकेगी। बहुत बढ़िया। अरे भैया थोड़ा पीछे इंदौर से तस्वीर आई जो सुखद तस्वीर है, राहत देने वाली तस्वीर है। जामनगर गुजरात से ऑक्सीजन का टैंकर जब इंदौर पहुंचा तो लोगों ने स्वागत किया और राहत की सांस इसलिए भी ली कि हर सांस पर आफत बनी हुई है। अभी उन लोगों को बहुत जरूरी है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। संसाधनों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा है। अब इंदौर से अलग अलग जिलों में आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सकेगी। रायपुर के एक निजी अस्पताल में शनिवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक मरीज की मौत जलने से, जबकि 4 मरीजों की मौत दम घुटने से बताई गई है। ये सभी मरीज आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। इस मामले में अस्पताल के संचालकों के खिलाफ टिकरापारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। घटना को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि आईसीयू वार्ड के पंखे में आग लगी, जो बाद में फैल गई। आग लगने से अस्पताल में धुआं भर गया। इस पूरी घटना में अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। आग लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की एम्बुलेंस या ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधा नहीं दी। आग लगने पर मरीजों को सुरक्षा के लिए बाहर कर दिया गया, लेकिन मरीज के परिजन खुद ऑटो, कार और एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को घर के लिए या दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए निकल पड़े।
परिजनों को मजबूरी में पॉजिटिव मरीज के साथ कार में सवार होकर जाना पड़ा। इनमें ज्यादातर मरीजों को बिस्तर नहीं मिलने से घर ही जाना पड़ा। देर शाम कलेक्टर और एसपी मौके का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। के लिए तो बोलते हैं कि अभी आप नीचे जाओ, हम निकाल के ला रहे हैं। अभी तक का देखो कुछ अता पता नहीं है उनका, कहाँ पे है, क्या है, कैसे है। मम्मी जो है अब हम लोग को पैसे के लिए भेजे थे, डॉक्टर साहब से काउंटर से फोन आए थे, पैसा लाओ करके हम लोग दवाई लेके दिए। फिर हम पैसा लाने गए, पैसा लेके आते तक यहाँ आग लग गया करके बोले, और अभी गए तो अंदर वहाँ थोड़ा देर किए, उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाए उन लोग और उसका डेथ कर दिए। और बोलता है कि आप लोग नीचे जाओ, हम लोग उसको करेंगे, हम लोग बुलाएंगे, फोन करके बोल रहे हैं। अभी MICU में है सर, MICU में है। क्या निधन हो गया? निधन हो गया, अभी हुआ है सर तुरंत। आपके परिजन क्या है? वो अभी ठीक है, उसको ले जा रहा हूँ गाड़ी में। अभी वो शांति बाई साहू है। कोई मदद किया प्रशासनिक? कोई प्रशासनिक मदद नहीं हुआ है, न जेल प्रशासन से, न अस्पताल प्रशासन से। जिस बेड में मेरे भैया थे उस बेड में अर्जनी लाश पड़ी हुई है। ये लोग बता नहीं रहे वो कौन है। आपके मरीज मिल रहे नहीं है क्या? पहचान नहीं आ रहे, आधा जल गया है वो। कल उसने मेरे को धमकी दिया, अगर पैसा नहीं पहुंचाओगे तुम्हारी बहन को मैं रोड में फेंकवा दूंगा। और अभी क्या स्थिति? अभी तो मर गई। लगातार पेशेंट लोग को उनके परिजन और डॉक्टर हॉस्पिटल के लोगों की सहायता से दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया जा रहा है। जहां पर आग लगी थी उस वार्ड में 9 लोग थे बताया जा रहा है। अस्पतालों में कैमरा लगाई जानी चाहिए और जो सावधानी बरती जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न घटे। इसकी मुझे लगता है एक जांच की भी जरूरत है और एक जांच होनी चाहिए ताकि ये जानकारी आ जाए कि घटना कैसे घटी, मृत्यु जो हुआ है कैसे हुई है, इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 2 लाख के पास जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसकी आशंका जताते हुए केंद्र सरकार से व्यवस्था देने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वर्चुअल बैठक में कहा है कि फिलहाल राज्य में 90% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। कोशिश की जा रही है कि इसे 80% लाया जाए। ऐसे में प्रदेश में 40,000 ऑक्सीजन वाले बेड की जरूरत होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से व्यवस्था और मदद देने की मांग की है। टी.एस. सिंहदेव ने आगे जानकारी दी कि टीकाकरण मामले में प्रदेश अन्य राज्य की तुलना में कहीं बेहतर कर रही है। साथ में उन्होंने 45 साल से कम उम्र के लोगों को राज्य में वैक्सीनेशन के दायरे में लाने की मांग की है। इसके बाद वेंटिलेटर के साथ बाईपाइप यूनिट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन के रेट कंट्रोल करने और प्रदेश में 10 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट के विषय पर मांग रखी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के बीच केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर लगाम लगा दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर 40 से लेकर 70% तक कटौती कर दी है। ऐसे में देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादन करने वाली 7 कंपनियां अधिकतम 3,490 रुपए तक ही बेच सकेंगी। छत्तीसगढ़ में कोविफोर और डेसिरम इंजेक्शन की सप्लाई सबसे ज्यादा है। कोविफोर की एमआरपी 5400 रुपए है, लेकिन अब वो 3,490 में ही मिल सकेगी। इस तरह डेसिरम इंजेक्शन की एमआरपी 4800 रुपए है, लेकिन अब वो अधिकतम लोगों को 3400 रुपए में उपलब्ध होगी। इसी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन कंपनियों से अपनी इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा है। क्षेत्रों में व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने जा रहा है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लगभग 14 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया है कि 2 दिनों में 2,000 इंजेक्शन की पहली खेप रायपुर में होगी। इसके बाद इसी सप्ताह 28,000 और इंजेक्शन छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। हर महीने 30,000 इंजेक्शन छत्तीसगढ़ आते रहेंगे। बता दें कि IBC-24 ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा किया था, जिसके बाद सरकार ने व्यवस्था अपने हाथ ले ली और सीधे अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई। हालांकि अब अस्पतालों से भी कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। बीते 3 दिनों में रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 800 इंजेक्शन सप्लाई की गई, लेकिन वहां मरीजों को इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इधर रायपुर पुलिस ने रोहिणीपुरम के विक्रम सिंह और बलौदाबाजार के सूर्यकांत यादव को गिरफ्तार किया है। और अब बात दमोह के दंगल की।
दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद मतदाताओं ने वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखाया। मतदान खत्म होने तक 59.81% वोटिंग हुई। वोटिंग के लिए बनाए गए कुल 359 मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया ने भी मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। वहीं दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर तरुण राठी ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया। इधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने दमोह उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बता दें कि दमोह उपचुनाव में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच है। सुरक्षा के सारे उपाय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हमारा मतदान हुआ है। मांगई वार्ड नंबर 4 का मतदान केंद्र यहाँ पर था सेंट नॉर्बर्ट में, तो वहाँ मैंने सुबह 7 बजे मतदान किया। मैं मान के चली कि अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हजारों मतों से जीतेंगे, और इसका सबूत है कि कल मंत्री जी गाड़ी में पैसे वहाँ पकड़ाते हैं, गाड़ी को पुलिस बाहर ले जाके गड़ाकोटा में छोड़ देती है और वहाँ कांग्रेस जन धरना देते, हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ केस बन जाते हैं। ये हताशा की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। दमोह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और दमोह की जनता ने ये मन बनाया है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है उसी का विधायक होगा, तो विकास ठीक ढंग से होगा। भोपाल से तस्वीरें आई हैं जहां चेकिंग के दौरान विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं और पुलिस में चेकिंग के दौरान विवाद हो गया। महिला का आरोप है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान मारपीट की है। वीडियो में महिला खुद को पुलिसकर्मी बता रही है। थाना कमलानगर का ये मामला है। वीडियो वायरल हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस वाले भैया, ये देखो हमें पुलिस वाले मार रहे हैं, हमको रिपोर्ट लिखवा रहे तो नाम देख के इनका नाम देखो ना, इनका नाम देख। ये देखो ये हमें मार रहे हैं। इसमें है ना, अब तो भग रहा है। ओ कहाँ भग रहा है तू? कहाँ भग रहा है? मार हमें, मार मार हमें, मार हमें, मार। नाम बता, नाम बता, नाम बता, नाम बता। तू बोल, तू भी बोला। तू बदतमीजी से बात कर रहा था ना? नहीं अब हट जा। इसकी हाँ नाम पढ़, इसका नाम पढ़, इसका पढ़, इसका नाम पढ़, नाम पढ़, नाम पढ़। नाम बता तेरा, नाम बता, नाम बता। देखो मार रहा है, देख मार रहा है, औरत को मार रहा है, देखो औरत को मार रहा है। जगदीश नाम है, जगदीश नाम है, जगदीश नाम है इसका। नहीं आप भी गलत बोल रहे हो भैया। लोग हमें मार रहे हैं, पुलिस वाले हमको, लेडीज पुलिस पे हाथ उठा रहे हैं। पुलिस वाले भैया, ये देखो हमें पुलिस वाले मार रहे हैं, हमको रिपोर्ट लिखवा रहे तो नाम देख के इनका नाम देखो ना, इनका नाम देख। ये देख। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आप सावधानी बरतें, सतर्क रहें, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और तुरंत जांच करें। अगर लक्षण आ रहे हैं तो इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें।